गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को एहसास हो गया था कि उनके रियल में की ताकत कमजोर है। अगर स्वर्गीय खाई नहीं होगी तो वो मारे जाएंगे, इसीलिए अब उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। एंट किंग भी हुआंग के पास आ गया था और शियाओ से साथ लेकर अपने स्टोन क्लेन में आ गया था, जहाँ सभी शियाओ को जिंदा देखकर काफी खुश थे और जश्न मनाने लग गए थे। पर उनके पास सभी के लिए भरपेट खाना नहीं था। शियाओ अकेले खाना नहीं चाहता था, इसीलिए ग्रैंडपा चीफ से इजाजत मांगकर उसने सभी के लिए खाना तैयार किया था, जिससे सभी खुश हो गए थे। फिर ग्रैंडपा ने उसे बिलुओ लेक पर होने वाले जीनियस लोगों के सम्मेलन के बारे में बताया था, जहां शियाओ काओ युशेंग को भी लेकर पहुंच गया था, जिससे वो काफी खुश था। और वहां पर बाकी फैमिली के भी यंग जीनियस आए हुए थे और उनकी नजर भी हुआंग पर पड़ गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि बियान यू भी वहां मौजूद थी। वो शियाओ के पास आने लगती है और कहती है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी हस्ती जो आ गई है। क्यू होंग अब आगे आकर कहता है कि तो ये वही ग्रेट स्कारलेट हेवन है जिन्होंने युद्ध भूमि में कई सारे विदेशी दुश्मनों को कुचला था, और आप हमारी सेना का साहस हो। भाई वांग, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। तुओगो युलोंग, जो तुओगो क्लेन का वारिस था, वो भी आगे आकर कहता है कि जैसे बादलों की गर्जना सुनकर महान ड्रैगन के दर्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भाई वांग से मिलकर मुझे पता चला कि आखिर असली ताकत क्या होती है। मुझे वाकई आपसे मिलकर काफी खुशी हो रही है। बियान्यू कहती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। सितारों की तरह लोग तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। अगर ये नजारा चूक जाता तो मुझे काफी अफसोस होता। इस स्वागत का थोड़ा सा स्वाद तुम्हें मुझे भी देना चाहिए। बाकी लोग भी हैरानी से कहते हैं कि आखिर ये वही महान हुआंग है, और सभी हुआंग के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि मैं कब से इनसे मिलना चाहता था। क्यू होंग और तुओगो युलोंग उन सभी लोगों को रोकने लगते हैं। शियाओ सोच में पड़ जाता है कि ये दोनों पहले जिन और वांग फैमिली के साथ थे, लेकिन अब इनका बर्ताव देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये लोग धोखेबाज हैं और अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। तभी वहां पर फिनिक्स फेदर की बारिश होने लगती है, क्योंकि 4 ग्रेट फिनिक्सेस वहां पर आ गई थी और वो चारों हुआंग के पास आ जाती है। रेड फिनिक्स वेइजोंग कहती है कि अच्छा तो तुम भी वो मशहूर हुआंग हो। दूसरी फिनिक्स वेइजू कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई 3 सर वाले और भयानक आंखों वाले कोई राक्षस होंगे। पर वेई लिंग टोकते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और वेई मीन कहती है कि तुम भले ही इतने हैंडसम हो, पर तुम्हारे हमले इतने खुकार कैसे हैं। शियाओ उन चारों से कहता है कि देवियों, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। बियान्यू कहती है कि अच्छा हुआ कि हम जल्दी आ गए। अगर किसी को इसके करीब जाना होगा तो पहले आओ पहले पाओ वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा, यानी जल्दी आने वाला ही हुआंग के पास रह सकता है। पर तभी दूसरे लोग बियान्यू को पीछे छोड़ते हुए हुआंग के पास जाने लगते हैं। वांग शी को इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चारों फिनिक्सेस हुआंग पर लट्टू हो चुकी थी, इसीलिए बियान्यू कहती है कि पता नहीं ये हुआंग की लोकप्रियता की वजह से हो रहा है या फिर ये कोई नई मुसीबत है। काओ युशेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये उसे पूरा ही निगल जाएगी, इसीलिए हुआंग सिर्फ अपने लक के साथ ही बच सकता है। और वो शियाओ से कहता है कि मेरे दोस्त, तुम ये सारा प्यार अपने पास ही रखो मेरे दोस्त। मैं यहाँ मौजूद शानदार दावत को छोड़ नहीं सकता। और वो खाने की टेबल के पास जाने लगता है। तभी वहाँ मौजूद एक पेटिशनर उसे रोक लेता है, जिसने ही सभी को इनविटेशन दिया था और काओ युशेंग ने उसे भी इनवाइट करने के लिए बहुत जिद की थी। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ आखिर किसने आने दिया। और वो अपने गार्ड को बुलाने लगता है कि इस मोटे के पास कोई इनविटेशन नहीं है, इसने जबरदस्ती यहाँ पर घुसपैठ की है। इससे काओ युशेंग गुस्से में उस पर हमला करने लगता है। वहीं तुलो युलोंग शियाओ से कहता है कि इमोर्टल एशियन बैटल में कितनी ही महान बिना कोई वंश छोड़े ही शहीद हो गई है, इसीलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन का इतने प्योर ब्लड लाइन वाला वंशज मौजूद होगा। वास्तव में ये हमारे 9 हेवन का सौभाग्य है। एक फिनिक्स कहती है कि ये छोटा जीव वाकई पूरा सुनहरा है, एकदम शेर के बच्चे जैसा। वाकई काफी क्यूट है। और वो हंसने लग जाती है। एंट किंग गुस्से में कहता है कि आखिर तुम किसे क्यूट कह रही हो, मेरे सामने शेर की भी कोई औकात नहीं। अगर तुम मेरी तुलना एक असली ड्रैगन
से भी करोगी तो भी इस राजा का अपमान होगा। तभी उन्हें काओ युशेंग की आवाज सुनाई देती है, जो गुस्से में कह रहा था कि जिन और वांग क्लैन के लोगों ने अपने खुसट बुजुर्गों को भी यंग लोगों के सम्मेलन में भेज दिया और तुम मुझसे इनविटेशन और रूल की बात कर रहे हो। क्या तुम अपनी छोटी सोच से दूसरों को आंकने वाले कुत्तों की तरह नहीं हो? अगर मेरे भाई को मुझे इस जगह पर लाने का हक नहीं है तो फिर आखिर किसे है? और वो अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो पेटिशनर भागने लगता है और उसके मुंह पर एक स्कार भी हो जाता है। शियाओ कहता है कि इसे मैं ही अपने साथ लेकर आया था और अब इससे ज्यादा इसे और क्या योग्यता चाहिए। इस पर वो पेटिशनर कहता है कि माय लॉर्ड, हम माफी चाहते हैं महाशय, हमारी आंखें अंधी थी, हमें नहीं पता था कि आप इसे अपने साथ लाए हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपने इस एंट क्लैन के पवित्र जीव को भी अपना पालतू बना लिया है। इससे एंट किंग का खून खोल उठता है और वो उस पेटिशनर को एक जोरदार पंच मारकर उसे स्पेस में भेज देता है और कहता है कि तेरा पूरा खानदान पालतू होगा। शियाओ एंट किंग से कहता है कि जिस तरह की इस लड़के की नजर थी उसके हिसाब से ये समझ नहीं सकता था कि एंट किंग मेरा भाई है। एंट किंग कहता है कि अजीब बात है कि ये मोटा मुझसे कमजोर है, लेकिन ये यहाँ मौजूद लोगों से तो बेहतर है, फिर इसके पास इनविटेशन क्यों नहीं आया? मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई पर्दे के पीछे हमारे लिए साजिश रच रहा है। शियाओ को भी ऐसा ही लगता है कि काओ युशेंग हमेशा उसके साथ था, फिर भी उसे इनवाइट नहीं किया गया। क्यू होंग आगे आकर कहता है कि भाई काओ युशेंग, आपकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए आपका यहाँ होना जरूरी है। और वो हाथ जोड़कर कहता है कि मैं इस मामले की पूरी जाँच करूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा कि आज की यह दावत असल में विदेशी दुनिया से लूटी गई एक दुर्लभ चीज के लिए है। मैं आपसे अनुरोध करता कि आप इनकी शोभा बढ़ाएं, ना कि रुकावट उत्पन्न करें। काओ युशेंग उसकी बात मानकर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और नीचे आ जाता है। हुआंग काओ युशेंग से कहता है कि जरूर इनविटेशन के मामले में किसी ने बड़ा खेल खेला है। जब तक कि साजिश रचने वाले को पकड़ा नहीं जाता हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जिन जिफे आगे आता है और कहता है कि यह सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। क्या इमोर्टल फैमिलीज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारा इंपियल पास तुम्हारे जैसे सिन स्टोन ब्लड वाले ट्राइब के आगे झुक जाएगा? काओ युशेंग कहता है कि भाई क्यू होंग, आखिर ये आदमी कौन है? इस पर क्यू होंग कहता है कि यह जिन जान का चाचा है, इसका नाम जिन जिफेई है, यह भी अपने समय में एक महान योद्धा हुआ करता था। जिन जिफेई कहता है कि बच्चे, क्या तुम मेरी पहचान पूछकर मुझे चुनौती देना चाहते हो? काओ युशेंग कहता है कि तुम किससे बच्चा कह रहे हो? तुम खुद एक खुसट बुजुर्ग हो। मैंने तो सुना था कि ये नौजवानों का समारोह है, पर यहाँ पर तुम्हारे जैसा पुराना खुसट क्या कर रहा है? क्या ये बिल्कुल भी बेतुका नहीं है? जिनफे कहता है कि इसमें मेरी दुखती नस को दबा दिया है और वो गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि गुस्ताख लड़के, तू अपनी मौत को बुला रहा है और वो उस पर हैंड अटैक करता है। इस पर क्यू होंग अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और तुओ को युआंग अपनी पोर्टल टेक्निक से हमला करके उस हैंड अटैक को रोक लेता है और वो दोनों कहते हैं कि आज शूरवीरों का सम्मेलन है, जो भी यहाँ पर गुंडागर्दी करेगा उससे आज हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। शियाओ भी कहता है कि जिन जिफेई, मैंने पहले ही तुम्हें हरा दिया है, फिर भी मेरे सामने तुम्हारी इस तरह से चीखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मुझसे पीटने की आदत हो गई है? जिन जिफेई थूकते हुए कहता है कि अगर मैं उस समय बैटलफील्ड के नियमों से बंधा हुआ नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का एक हाथ से कुचल देता। और वो शियाओ को फाइट करने के लिए ललकारने लगता है। शियाओ समझ जाता है कि ये कोई घटिया चाल चल रहा है। शियाओ सोचता है कि मैंने सुना है कि इस बिलुओ लेक को इंपियल पास की पवित्र भूमि कहा जाता है, जहाँ पर लड़ने की मनाही है। इसी वजह से ये मुझे यहाँ पर लड़ने के लिए उकसा रहा है ताकि मैं नियम तोड़ दूं। इसीलिए शियाओ मनी मन काओ युशेंग और एंट किंग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अपनी बातों से इसे पूरी तरह से धो डालो। इससे वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। एंट किंग कहता है कि मैंने सुना है कि ये ओल्ड मैन जिन जिफे अपने सेल्फ सर्विंग कल्टिवेशन के साथ लोगों को बुली करता था, पर जब हुआंग ने सिर्फ वोइड दाओ रियल्म में होने के बावजूद इसे खूब पीटा और इसे पंगु बना दिया था, जिससे लगता है कि ये बूढ़ा अब सदमे में पागल हो गया है और हंसने लगता है
और काओ युशेंग भी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह वाकई काफी शर्मनाक घुसट बुजुर्ग है। तुम्हारे जैसे प्राचीन काल के वंशज ही मुझे बच्चा बुलाने की हिम्मत कर सकते हैं। इससे जिन जिफे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसका खून खोल रहा था और अब वो अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है कि मोटे अपनी बकवास बंद कर, और वो अपनी गोल्डन बॉडी ऑफ सन को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।